लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के कैलगरी एयरपोर्ट से G7 समिट के लिए रवाना होने वाले हैं और रात 10:30 बजे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उनका स्वागत करेंगे। आप इस पूरे समिट की एक्सक्लूसिव और लाइव कवरेज डीडी न्यूज पर देख सकते हैं और आज हम ये कोशिश करेंगे कि समिट को बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए डिकोड कर सकें। G7 को लेकर तमाम तरह के लोग आप तक तमाम तरह की जानकारियां देते हैं, कुछ सही जानकारी, कुछ गलत जानकारी, लेकिन आज अगर आपने हमारा ये विश्लेषण देख लिया तो आप G7 और इसकी राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, जिनमें कुल 7 देश हैं, इसीलिए इसे G7 कहते हैं। इनमें कौन से देश हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन भी इसका हिस्सा है, जबकि भारत को वर्ष 2019 से लगातार इस सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है, यानी हम एक मेहमान की तरह वहां पर जाते हैं, एक अतिथि देश की तरह। आज हम आपको यह बताएंगे कि G20 की सफल मेजबानी करने वाले भारत को G7 का स्थायी सदस्य देश क्यों होना चाहिए। आपको याद होगा हमारे देश में G20 का सफल आयोजन हुआ था और G20 के बाद आज हम आपको G7 की राजनीति समझाएंगे। G7 का जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसमें कुल मिलाकर 2 सत्र होते हैं। इनमें पहला सत्र है कोर समिट और दूसरा है आउटरीच सेशन। कोर समिट में उन 7 देशों और यूरोपीय यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं जो इस संगठन के स्थायी सदस्य हैं, जबकि आउटरीच सेशन में अतिथि देशों को आमंत्रित किया जाता है जो स्पेशल गेस्ट होते हैं। जैसे भारत एक स्पेशल गेस्ट है, खास मेहमान, तो भारत दूसरे सेशन में पार्टिसिपेट करेगा। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है अभी तक, इसलिए भारत इसके आउटरीच सेशन में विशेष आमंत्रण पर हिस्सा लेता है। इस बार यह सत्र इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे हैं और ये देश भी G7 के स्थायी सदस्य नहीं हैं, लेकिन इन्हें इस समिट की मेजबानी करने वाले देश कनाडा ने खास तौर से आमंत्रित किया है। इन देशों के अलावा कुछ संगठन भी हैं जैसे नेटो, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी G7 के इस आउटरीच सेशन में विशेष अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। बहुत सारे लोगों का यह सवाल भी होता है कि इस तरह के सम्मेलन आखिर क्यों कराए जाते हैं और इससे क्या हासिल होता है। तो आसान भाषा में सम्मेलन का पूरा कॉन्सेप्ट है आपसी मुद्दों पर चर्चा करना और नई नई चुनौतियों पर नई नीतियां बनाना। जिस तरह हमारे देश में कुछ गांव मिलकर अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा की चुनौतियों के लिए महापंचायत करते हैं, ठीक वैसे ही दुनिया के ये कुछ बड़े बड़े देश भी साल भर में एक बार अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यहां मिलकर नई नीतियां बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की महापंचायत है। इनमें भी आर्थिक पहलू जो है उन्हें सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है और इसका कारण यह है कि संगठन का निर्माण ही आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुआ था, यानी इसमें भी अर्थशास्त्र छाया हुआ है, अर्थव्यवस्था छाई हुई है, पैसा छाया हुआ है। अक्टूबर 1973 में रमजान के महीने के दौरान इजराइल और अरब देशों के बीच एक युद्ध लड़ा गया था जिसे रमजान युद्ध भी कहते हैं। यह भी दिलचस्प बात है कि अभी भी उस समय के बाद आज भी इजराइल एक युद्ध लड़ रहा है ईरान के खिलाफ, लेकिन उस समय भी इजराइल युद्ध लड़ रहा था। इस युद्ध में अमेरिका और ज्यादातर पश्चिमी देशों ने इजराइल का साथ दिया था, समर्थन दिया था और इससे नाराज होकर मिडिल ईस्ट के देशों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को कच्चे तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। यह उस वक्त का सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को भी आर्थिक संकट में डाल दिया था और बाद में इन्हीं गैर वामपंथी देशों को पहले G6 और बाद में फिर G7 कहा गया। तो पहले ये 6 देश आपस में मिले और ऑयल क्राइसिस हो गया था क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों ने तेल देना बंद कर दिया था और ये सारे देश तेल के लिए मिडिल ईस्ट के देशों पर उस समय आश्रित थे। तो पहले 6 देशों ने यह संगठन बनाया G6, फिर इसमें नया देश जुड़ा और फिर यह कहलाया G7
और 7वें देश के तौर पर वर्ष 1976 में कनाडा की एंट्री हुई और आज यही कनाडा इस सम्मेलन की 7वीं बार मेजबानी कर रहा है। यहां इस बात को डिकोड करना बहुत जरूरी है कि जब यह संगठन स्थापित हुआ उस वक्त ये 7 देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हुआ करते थे। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली, पैसे वाले, अमीर और विकसित देश थे। वर्ष 1970 में पूरी दुनिया की जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा थी। फिर 1975 में यह बढ़कर 63% हुई, 1985 में बढ़कर 65% हो गई और 1995 में पूरी दुनिया की 66% अर्थव्यवस्था सिर्फ इन 7 देशों की जेब में थी, इन 7 देशों के पास थी। और उस जमाने में G7 वाकई में पूरी दुनिया का सबसे मजबूत संगठन हुआ करता था। पूरी दुनिया का एजेंडा ये तय करते थे क्योंकि सबसे शक्तिशाली और पैसे वाले देश थे। लेकिन आज के समय में अब यह कहानी बदल चुकी है और G7 आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं रहा जितना किसी जमाने में था। आज से 30 वर्ष पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में G7 देशों की जो हिस्सेदारी 66% हुआ करती थी, आज वो सिर्फ 29% रह गई है। देखिए कहां से कहां गई है इस अपनी स्क्रीन पर। 66% से 29% पर इनकी हिस्सेदारी आ चुकी है। आज G7 के स्थायी देशों में 2 देश ऐसे हैं जो दुनिया की पहली 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बाहर हो चुके हैं। इनमें इटली अब 8वें नंबर पर है और कनाडा 9वें नंबर पर है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो इन्हें G7 में होना ही नहीं चाहिए, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है और भारत आज चौथे स्थान पर है और ये दोनों ही G7 का हिस्सा नहीं है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन G7 का औपचारिक सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य नहीं है। आज भी मेहमान के तौर पर, स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं, जिसे अब बदलने की आवश्यकता है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़े देश हैं आबादी के हिसाब से और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। G7 में अगर हम नहीं होंगे तो कौन होगा? कहने का मतलब यह है कि जब यह संगठन बना उस वक्त बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के रूप में जिन 7 देशों को इसका परमानेंट स्थायी हिस्सा बनाया गया, वो उस जमाने के हिसाब से सही था। लेकिन आज के हिसाब से अब सही समय आ चुका है कि भारत को इसका स्थायी सदस्य होना चाहिए क्योंकि भारत G7 के जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह बात G7 के देश भी अच्छी तरह जानते हैं और समझ चुके हैं और इसीलिए वो वर्ष 2019 से ही लगातार भारत को हर बार G7 के आउटरीच सत्र में विशेष रूप से आमंत्रित करते आ रहे हैं। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भी G7 का एक भी देश भारत के आसपास भी नहीं ठहरता। IMF के अनुसार वर्ष 2025 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.8%, कनाडा का 1.4%, इटली का 0.4%, फ्रांस का 0.6%, ब्रिटेन का 1.1%, जापान का 0.6% और जर्मनी का जीडीपी ग्रोथ रेट 0% रहेगा, जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान है। तो आप देख लीजिए कि भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में और इन देशों से भारत की तुलना आप कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिरता के मामले में भी भारत G7 के देशों से आज कहीं ज्यादा मजबूत है और इसीलिए आज हम कह रहे हैं आपको कि G7 में भारत एक सुपर हीरो की तरह नजर आता है। आज से 6 साल पहले वर्ष 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी G7 के समिट में शामिल हुए थे, उस वक्त से लेकर आज तक इन देशों की सरकारें, इनके नेता, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बदल चुके हैं, लेकिन भारत में इस दौरान कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं आया। मोदी थे और मोदी हैं। इन 6 वर्षों में ब्रिटेन में 3 प्रधानमंत्री बदल गए, जर्मनी में 2 चांसलर बदल गए, इटली में 2 प्रधानमंत्री बदल गए, जापान में 3 प्रधानमंत्री बदल गए, कनाडा में 1 प्रधानमंत्री बदले और अमेरिका में भी जो बाइडेन की जगह अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन भारत में उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी और आज भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। यानी इन सारे देशों में अगर किसी देश में सबसे स्थायी लीडरशिप है
तो वो है भारत। आप हर साल होने वाले G7 के इस ग्रुप फोटो को आज देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री के आसपास खड़े G7 के राष्ट्राध्यक्ष बदलते जा रहे हैं, लेकिन भारत में राजनीतिक स्थिरता लगातार इस दौरान बरकरार रही है। तो हाल के वर्षों की इन सारी तस्वीरों में आपने क्या देखा? प्रधानमंत्री मोदी के आसपास जितने भी इन देशों के नेता हैं, धीरे धीरे एक एक करके सब बदलते चले गए। एक नेता है जो नहीं बदले। इस पूरे फ्रेम में जो आपको तस्वीर दिखाई देती है, जो फ्रेम दिखाई देता है, उसमें एक ही नेता है जो स्थायी है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। बाकी हर देश के नेता बदलते चले जा रहे हैं, हर बार आपको नया चेहरा दिखता है। अमेरिका की मशहूर रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, उसके मुताबिक 3 जून से 9 जून 2025 के डेटा के अनुसार, ये लेटेस्ट हम आपको रेटिंग दिखा रहे हैं जो इसी महीने जून की है, जून की रेटिंग है, और इसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 800 करोड़ की आबादी वाली इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और वो है 78%। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की अप्रूवल रेटिंग 56% है। वो इसलिए क्योंकि अभी वो नए बने हैं, इसलिए उनकी अप्रूवल रेटिंग ज्यादा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 50% है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की सिर्फ 42%, जर्मनी के चांसलर मर्ज की 36%, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की सिर्फ 22%, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 18% है। यानी इन सारे वैश्विक नेताओं में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रियता इस समय प्रधानमंत्री मोदी की है। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के हिसाब से अब समय आ चुका है कि G7 देशों के स्ट्रक्चर को बदला जाना चाहिए और भारत को इसका स्थायी सदस्य अब बनना ही चाहिए। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हम न सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के साथ साथ G7 का स्थायी सदस्य होने के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाई करते हैं। और उसके कारण यह है कि उसमें पहली जो कंडीशन है वो ये है कि कोई भी देश लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, ये पहली शर्त है। तो लोकतंत्र के मामले में हमसे बड़ा कौन है? इस संगठन में सिर्फ लोकतांत्रिक देश ही इसके सदस्य बन सकते हैं, और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चीन में आंशिक लोकतंत्र माना जाता है, वहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है, इसलिए चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद G7 का स्थायी सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया उसे लोकतंत्र मानती ही नहीं। और यही कारण है कि चीन अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा देश है, अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन G7 का सदस्य नहीं बन सकता क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। इसलिए चीन इस शर्त से क्वालिफाई नहीं करता। हालांकि इसके बावजूद रशिया और चीन को G7 में शामिल करने की बातें अब हो रही हैं, और इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देशों में एक विवाद भी शुरू हो गया है। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रशिया एक अलग देश बना और शीत युद्ध की समाप्ति हुई, कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, तब वर्ष 1998 में G7 G8 बन गया और इसमें रशिया की एंट्री हो गई। रशिया था 8वां देश, तो G7 से ये बन गया G8। आप इन तस्वीरों को देखिए, जब वर्ष 2006 में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
G7 के कोर समिट में शामिल हुए थे और उनके साथ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश मौजूद थे। वर्ष 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के क्राइमिया को अपने नियंत्रण में ले लिया, उस समय अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने रशिया को G8 से निष्कासित कर दिया और यह संगठन G8 से फिर से G7 बन गया, क्योंकि रशिया से इसे बाहर निकाल दिया गया, रशिया को इस संगठन से। हालांकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि रशिया को इस संगठन से हटाने का फैसला उस समय गलत था और अगर रशिया G7 का हिस्सा होता, G8 होता, तो यूक्रेन और रशिया के बीच शायद कभी युद्ध ना होता। The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in, and I would say that that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in, and you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. अब कहने तो अमेरिका और रशिया एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं कूटनीति में, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप रशिया को अब इस संगठन में शामिल करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इन्हीं देशों ने G7 के इसी मंच से राष्ट्रपति पुतिन का मजाक उड़ाया था और उन्हें अपमानित किया था। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वर्ष 2022 की हैं, जब G7 का समिट जर्मनी में हुआ था और एक राउंड टेबल पर बैठकर G7 देशों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति पुतिन की उन तस्वीरों पर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, जिनमें वो बिना शर्ट के घुड़सवारी कर रहे थे। आज पूरी दुनिया में यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन अपने इस अपमान को भूल पाएंगे और इस अपमान को भूलकर क्या वो दोबारा इस संगठन में शामिल होने पर राजी हो सकते हैं। इस बार G7 का जो समिट है ये कनाडा के उसी कनान्स्किस में हो रहा है, उसी क्षेत्र में हो रहा है जहां 23 साल पहले वर्ष 2002 में इस समिट का आयोजन हुआ था। यह इलाका कनाडा की राजधानी से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर है और इसे इस वार्षिक सम्मेलन के लिए 2 कारणों से चुना गया है। पहला, यह इलाका जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से यह काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। बहुत शांत और सुरक्षित इलाका है, आतंकवादियों की पहुंच से बहुत दूर है। इसलिए इस इलाके की 2 खास बात है, शांत है, खूबसूरत है और सुरक्षित है। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन, जिसमें यहाँ के पहाड़ों, झीलों और जंगलों के शांत वातावरण को देखते हुए दूसरी बार यहाँ G7 का आयोजन हो रहा है। शांति के साथ इस खूबसूरत माहौल में प्रकृति के बीच दुनिया के बड़े बड़े देश मिलेंगे, विचार करेंगे, कुछ अच्छा ही सोचेंगे। अब से कुछ देर के बाद इस समिट का नया सत्र शुरू होने वाला है, जिसे आउटरीच सेशन कहते हैं, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ इसमें हिस्सा लेंगे। इस सत्र से पहले G7 देशों का कोर समिट हुआ, जिसके 10 बड़े पॉइंट्स आज मैं आपको बताता हूं। पहला, G7 के सभी देशों ने मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में इजराइल और ईरान से तनाव को कम करने की अपील की है, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। तो पहली बात तो इन्होंने कही है कि भाई दोनों देश तनाव को कम करें। दूसरा, इन देशों ने इस युद्ध में इजराइल का ही समर्थन किया है और कहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए और इसमें इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को भी मान्यता दी गई है। यानी ये सारे देश कह रहे हैं कि इजराइल ठीक कर रहा है। तीसरी बात, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण राष्ट्रपति ट्रंप इस समिट को बीच में ही छोड़कर वापस व्हाइट हाउस चले गए हैं और अब ऐसी खबरें हैं कि ईरान लगातार अमेरिका से इस युद्ध को रुकवाने की अपील कर रहा है। वो कह रहा है कि आप इजराइल को समझाइए कि वो इस युद्ध को यहीं रोक दें, उन्हें सीज फायर चाहिए। चौथा, राष्ट्रपति ट्रंप ने रशिया और चीन को इस संगठन का हिस्सा बनाने की इच्छा जताई यहां पर आकर और कहा कि चीन को G7 में शामिल करने का आइडिया बुरा नहीं है, जबकि जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने चीन को शामिल करने का विरोध किया है। आप भी आज राष्ट्रपति ट्रंप के इस नए बयान को सुनिए और देखिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो चीन को भी यहां शामिल करना चाहते हैं और रशिया को भी यहां लाना चाहते हैं।
Well, it's not a bad idea. I don't mind that. If somebody wants to suggest China coming in, I think we suggest. But you want to have people that you can talk to. You know, they don't talk to. Putin speaks to me. He doesn't speak to anybody else. He doesn't want to talk because he was very insulted when he got thrown out of the G8. पांचवी बात, यूरोपीय यूनियन और बाकी देश चाहते थे कि रशिया पर नए आर्थिक प्रतिबंधों को लागू किया जाए, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए भी राजी नहीं हुए। छठी बात, G7 के सभी देशों ने रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया, जो मुद्दा चीन से जुड़ा हुआ है। इन मिनरल्स का 90% निर्यात चीन करता है और हाल ही में उसने इन पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों को बड़ी चिंता हो गई है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स ना हो तो गाड़ियां, टू व्हीलर्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और यहां तक कि हथियार और फाइटर जेट्स भी बनाए नहीं जा सकते। और यही कारण है कि G7 देश रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमारे अपने देश में कई गाड़ियां ऐसी हैं जो अगर ये मिनरल्स की सप्लाई बंद हो जाए तो यहां गाड़ियों की सप्लाई बंद हो जाएगी, आपकी वेटिंग लिस्ट और लंबी हो जाएगी। आखिरी पॉइंट ये कि इस कोर समिट में राष्ट्रपति ट्रंप से मतभेद के कारण कोई भी बड़ा फैसला हो ही नहीं पाया और राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन टैरिफ्स की घोषणा की थी उन पर भी कोई निश्चित फैसला नहीं हुआ, जिससे ऐसा लगता है कि टैरिफ पर दुनिया में टकराव अब भी ऐसे ही जारी रहेगा। Thank you for having us and thank you for great hospitality in your country. That's great. Yeah, I love this country. Thank you for hosting us, for your welcome, for the organization, for leading the G7 in a moment which was not so easy. I've been passing through the same Yes, exactly. thing, so I know what it means, but really your leadership is being very effective. आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात, हमारी कोशिश रहती है, हम चाहते हैं कि न्यूज़ देखने का आपका जो अनुभव है उसे हम और ज़्यादा अच्छा और सरल बनाएं, इस अनुभव को आपके लिए बेहतरीन बनाएं। और आज हमारी ये कोशिश है कि आप घर बैठे ऐसा अनुभव करें जैसे आप G7 समिट को अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, और हम बहुत सरल भाषा में आपको इस तरीके से समझाएं कि आप सब आज वैश्विक राजनीति और G7 की राजनीति के भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस कोर समिट के बाद अब से कुछ देर में G7 के आउटरीच सत्र का आयोजन शुरू होने वाला है और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। इनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे और ये पिछले एक साल में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी की दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले आपको याद होगा 2024 के G7 समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच बातचीत हुई थी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी तब, और उसमें लिखा था हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हाय फ्रेंड्स फ्रॉम मेलोडी, ये उन्होंने लिखा था, आपको याद होगा। और मेलोडी का मतलब है मेलोनी प्लस मोदी। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मिलने वाले हैं और यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अगस्त 2024 में यूक्रेन की राजधानी कीव जा चुके हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्ने के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होगी और पिछले साल दोनों देशों के रिश्तों में जो मतभेद आ गए थे, जो दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे, उन्हें इस मुलाकात में सुलझाने की कोशिश की जाएगी। नए प्रधानमंत्री के साथ अब उम्मीद है कि भारत के रिश्ते ठीक होंगे और इस समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के दौरे पर जाएंगे, वहां के लिए रवाना हो जाएंगे और कल
हम प्रधानमंत्री मोदी की इसी क्रोएशिया यात्रा को आपके लिए डिकोड करेंगे और बताएंगे कि ये देश हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको G7 की पूरी राजनीति आज हमने समझा दी और G7 में अब जो आउटरीच सेशन शुरू होने वाला है इसका भी लाइव टेलीकास्ट और इसकी सारी डिटेल्स आप DD न्यूज़ पर डिकोड के बाद देख पाएंगे।